गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 164 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 164 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और इन सभी टेस्ट का पीडीएफ और फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय दंड संहिता की धारा 124A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धार्मिक अपमान, राजद्रोह, लोक प्राधिकारी के कार्य में बाधा डालना या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। बताइए। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का संबंध किससे है? राजद्रोह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, देखिए, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह एक अपराध है और इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1937 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिक थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जब लागू की गई, उसके दौरान इस कानून को आईपीसी में शामिल नहीं किया गया। धारा 124 से 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किए गए एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और जब इसने अपराध से निपटने के लिए एक विशिष्ट खंड की आवश्यकता महसूस की। ठीक है, देखिए, यह कानून राजद्रोह यानी ट्रेजन को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित शब्दों के द्वारा संकेत को या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, यह है राजद्रोह। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मृत्यु दंड प्राप्त किसी व्यक्ति के पास अंतिम विकल्प के रूप में निम्नलिखित याचिकाओं में से कौन सी उपलब्ध होती है? ठीक है, अंतिम विकल्प बताना है। उपचारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटिशन, पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटिशन, अपील याचिका, अपील पिटिशन, दया याचिका, मर्सी पिटिशन। बताइए। देखिए, जब किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जो है मृत्यु दंड दे देती है, तो उसके पास दो विकल्प हैं। ठीक है, पुनर्विचार याचिका और दया याचिका यानी मर्सी पिटिशन और रिव्यू पिटिशन। ठीक है, रिव्यू पिटिशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जाती है और मर्सी पिटिशन जाती है प्रेसिडेंट के पास। ये दोनों ही अगर नकार दी जाएं तो अंतिम विकल्प है उपचारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव मतलब क्योर। ठीक है, तो यहाँ विकल्प क्या है? अंतिम विकल्प के रूप में आंसर हो जाएगा क्यूरेटिव पिटिशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से मृत्युदंड प्राप्त किसी व्यक्ति के पास इस सजा से बचने के लिए दो विकल्प होते हैं, दया याचिका यानी मर्सी पिटिशन और पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटिशन। जो दया याचिका है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, और पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जाती है। लेकिन दोनों याचिकाओं के खारिज होने के बाद भी दोषी के पास उपचारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटिशन के रूप में अंतिम विकल्प होता है। ठीक है, क्यूरेटिव पिटिशन शब्द की उत्पत्ति क्योर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उपचार। उपचारात्मक याचिका की अवधारणा वर्ष 2002 में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य मामलों की सुनवाई के दौरान हुई थी। क्लियर हो गया होगा? चलिए, तीसरा प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? क्या है? स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ये नहीं है। सभी के लिए स्वतंत्रता, बंधुता और लोकतंत्र, ये भी नहीं है। असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना, ये भी नहीं है। सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय, ये है। देखिए, प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 10 वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की थी। लेकिन आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली इसकी घोषणा 10 दिसंबर 1950 को की गई। मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो बिना किसी भेदभाव के विश्व के प्रत्येक मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ये वो 3 तलाक वाला एक्ट है, ठीक है? इसका उत्तर है अगस्त, 1 अगस्त 2019 की बात है ये। देखिए, 1 अगस्त को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 1 अगस्त को 3 तलाक बिल की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है, जिसे 1 अगस्त 2019 को संसद से मंजूरी मिली थी। 3 तलाक बिल मुस्लिम महिलाओं को तलाक की शर्तों की सामाजिक बुराई की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। देखिए, शाह बानो बेगम एवं अन्य बनाम मोहम्मद अहमद खां तथा शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य ने इस कदम की आधारशिला रखी और शायरा बानो ने अपनी रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से 3 प्रथाओं तलाक, विद्दत, बहुविवाह और निकाह हलाला को असंवैधानिक घोषित करने की अपील की थी। ठीक है, तो बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। G77 समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है और भारत G77 समूह का सदस्य है। और G77 समूह में जो है 134 सदस्य देश हैं। है ये G77 और 134 सदस्य देश हैं इसमें, अब हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं किया गया, नाम वही है इसका, मूल नाम। बिल्कुल, भारत इसमें मेंबर है, G20 में मेंबर है भारत। G7 में मेंबर है क्या भारत? नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि भारत किस किस का मेंबर है, ये याद रखिएगा। फिलहाल तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, G77 अर्थात 77 देशों का समूह, इसकी स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों के द्वारा की गई थी और वे जिनेवा में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पहले सत्र में घोषित 77 देशों की संयुक्त घोषणा के मूल हस्ताक्षरकर्ता थे। देखिए, G77 की प्रथम बैठक 1967 में अल्जीरियस में आयोजित की गई थी, जहां अल्जीरियस के ऐतिहासिक चार्टर को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। तब से G77 की संस्थागत संरचना एक अधिक स्थायी रूप में विकसित हुई। देखिए, G77 की सदस्यता बढ़कर अब 134 देशों की हो गई है, लेकिन इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण मूल नाम को बरकरार रखा गया है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं। वर्तमान में 134 देश इसके सदस्य हैं और G77 में भारत भी मेंबर है। ये साइंस का प्रश्न है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम क्या होता है? पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, यानी मंदक मॉडरेटर के रूप में काम करता है ये। देखिए, भारी जल यानी D2O, जिसे ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, ड्यूटीरियम से बना जल होता है, यानी हाइड्रोजन समस्थानिक से बना जल होता है, जिसका द्रव्यमान सामान्य जल यानी H2O से दोगुना होता है। भारी जल जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, हालांकि यह सामान्य जल की तुलना में बहुत कम मात्रा में है। देखिए, आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, भारी जल, ताकि न्यूट्रॉन की गति को धीमा किया जा सके। तो एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जाता है, क्यों माना जाता है? ये किसके कारण है? वर्ष 2011, क्या इसकी कुल जनसंख्या का अत्यधिक होना, या 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में देश की उच्च जनसंख्या होना, या 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में देश की उच्च जनसंख्या, या 14 वर्ष से कम आयु वर्ग में देश की उच्च जनसंख्या? देखिए, भारत में कार्यशील जनसंख्या बहुत है, यानी जो 15 से 64 वर्ष के बीच में लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कितने ज़्यादा हैं? 14 वर्ष से कम आयु इसकी तुलना में ज़्यादा हैं, और 60 या 65 वर्ष से ऊपर की तुलना में ज़्यादा हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ है आर्थिक विकास क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो सकती है, मुख्य रूप से तब जब कार्यशील आबादी की हिस्सेदारी गैर कार्यशील आबादी से अधिक हो
अब कार्यशील आबादी कौन सी? 15 वर्ष से 64 वर्ष के बीच, इनकी अधिक हो। और गैर कार्यशील कौन सी है? 14 वर्ष या उससे कम तथा 65 वर्ष एवं उससे अधिक। ठीक है, ये कम होनी चाहिए और ये ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, भारत में पिछले 7 दशकों में कामकाजी आयु की जो आबादी की हिस्सेदारी है 50% से बढ़कर 65% हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्भरता अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ठीक है, और विश्व जनसंख्या परिप्रेक्ष्य 2022 के अनुसार भारत के पास विश्व स्तर पर सबसे बड़ा कार्यबल है, तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आज हिस्ट्री का सवाल है। निम्नलिखित में से किसे दाता गंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है? दाता गंज बख्श के नाम से इनमें से जिसको जाना जाता है उसका नाम है अबुल हसन अल हुजबिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अबुल हसन अल हुजबिरी को दाता गंज बख्श, इसका मतलब होता है दाता जो खजाने को दान करता है के रूप में जाना जाता है, और उनके मकबरे को दाता दरबार यानी दाता का दरबार कहा जाता है, तो ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? कयामत, तसव्वुफ, तज़किरात, बरकत। तसव्वुफ है। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, सूफी शब्द जो है संभवतः अरबी के सूप शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह जो ऊन के बने कपड़े पहनता है। इसका एक कारण यह है कि ऊनी कपड़ों को जो है आमतौर पर फ़कीरों से जोड़कर देखा जाता है, और इस शब्द का एक अन्य संभावित जो मूल है वो है सफ़ा, जिसका अरबी में अर्थ है शुद्धता। इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए प्रयुक्त शब्द है तसव्वुफ। ठीक है, 14वीं शताब्दी में एक अरब इतिहासकार इब्न ए खुल्दान ने सूफीवाद को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। कैसे? दौलत, शोहरत, तमाम तरह की दुनियावी लज्जतों से खुद को दूर करके अपने रब से लौ लगाना और उसकी इबादत करना ही सूफीवाद है। ठीक है, किसने कहा है? ये इब्न ए खुल्दान ने। यह पॉलिटी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्त का संग्रहण। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछ रखा है, इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 1 और 3। राजनीतिक जवाबदेही है क्या? ये नहीं होगा। वित्त का संग्रह नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 केवल। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो मौखिक उद्देश्य है वो विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, तो 1 और 3 करेक्ट हो गया। और पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना स्वतः ही राजनीतिक उत्तरदायित्व की ओर नहीं ले जाती, तो दूसरा वाला हो गया गलत। और चौथा भी गलत है, क्योंकि वित्त का संग्रहण पंचायती राज का मूल उद्देश्य नहीं है। हालांकि यह वित्त और संसाधनों को जमीनी स्तर पर हस्तांतरित करता है, लेकिन मूल उद्देश्य नहीं है, तो चौथा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन ए, डी, के, फोलिक अम्ल यानी ब्लड क्लॉटिंग में क्या सहायक है? साइंस का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। के, तो विटामिन के वह विटामिन है जो आपको मिलेगा हरी सब्जियों से, फूल गोभी से, ब्रसेल स्प्राउट से। और शरीर में विटामिन के रक्त का थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। एक पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? लिपिड, लिपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, देखिए, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज जो है पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला स्थूल अणु है। सेलुलोज तंतु यानी फाइबर सैकड़ों ग्लूकोज अणुओं के लंबे रैखिक बहुलक होते हैं, और ये तंतु यानी फाइबर लगभग 40 के बंडलों में एकत्रित होते हैं, जिन्हें सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफिब्रिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। झींगे और तितलियां डैश की उपस्थिति के कारण एक ही फाइलम से संबंधित हैं? द्विपक्षीय सममिति,
संयुक्त पैर, एंटीना, खंडित शरीर। देखिए जॉइंट लेग, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ऑर्थोपोडा की बात करें तो यह शब्द का अर्थ है संयुक्त पैर ऑर्थोपोडा का। उदाहरण में ऑर्थोपोडा मक्खी, ऑर्थोपोडा मकड़ी, बिच्छू, झींगे, तितलियां, केकड़े। जीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम यदि हम देखें, देखिए जीवित जीवों को विटेकर के द्वारा 5 जंतु जगतों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? वो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14, एनवायरमेंट इकोलॉजी या करंट से रिले उसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट होगा इसमें? क्योटो प्रोटोकॉल यूएनईपी से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में वर्ष 1992 में अपनाया गया। ये सब क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल कब आया, कब अपनाया गया, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता एग्जाम में। देखिए पहला गलत है, यूएनईपी नहीं होगा, यूएनएफसीसीसी होगा यहाँ पे। और जापान सही है, क्योटो सही है, 1997 होगा, 92 नहीं। तो दूसरा भी गलत है, तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसीसीसी से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यानी यूएनईपी से, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के प्रति पक्षकारों को प्रतिबद्ध करता है। और यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में 1997 में अपनाया गया, न कि 92 में। और इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2005 में प्रभाव में आया। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? 1997 में, प्रभाव में कब आया? 2005 में। और इस प्रोटोकॉल से संबंधित विस्तृत नियम जो है वो मराकेश में वर्ष 2001 में आयोजित कोप 7 के दौरान अपनाए गए थे। इस पे अभी सवाल आएगा आगे। अतः इसे मराकेश अकॉर्ड भी कहते हैं। प्रश्न अलग से पूछ ले कि मराकेश अकॉर्ड किसे कहते हैं, तो क्योटो प्रोटोकॉल को। देखिए इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन को कोप के नाम से भी जाना जाता है और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोप का सही पूर्ण रूप है? बताइए इनमें से। कोप का फुल फॉर्म क्या है इनमें से? क्लाइमेट ऑपरेशन प्रोग्राम, क्लाइमेट ऑफ प्रोटेक्शन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या कमेटी ऑफ पेरिस। कोप का सही पूर्ण रूप, कमेटी ऑफ पेरिस का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्लाइमेट ऑपरेशन प्रोग्राम भी नहीं है, क्लाइमेट ऑफ प्रोटेक्शन भी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी सीओपी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो 1 से 2 बार। ठीक है, इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ठीक है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।